देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में कुछ खबर ईरान की तरफ से है, कुछ खबर हिजबुल्लाह की तरफ से भी है और एक खबर आयतुल्ला अली खामेनी को लेकर भी सामने आई है। ये तमाम चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जो बातचीत होने वाली है आज, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने देश भारत के तमिलनाडु राज्य से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति, जो अब से पहले एक एक्टर थे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे, अभी हाल ही में उन्होंने केंद्र सरकार से नीट को लेकर एक बहुत बड़ी मांग की है। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारे राज्य में तमिलनाडु के अंदर नीट एग्जाम मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। असल में आज के टाइम में अगर आपको एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है या डॉक्टर लाइन में कोई भी बड़ी डिग्री हासिल करनी है तो आपको नीट एग्जाम देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और इसीलिए विजय थलापति ने अपने राज्य तमिलनाडु के लिए केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारे राज्य में 12th क्लास के अंकों के आधार पर बच्चों को एमबीबीएस और एमडीएस जैसे बड़े बड़े कोर्स करा देने चाहिए। यानी कि आज इन कोर्स को करने के लिए आपके लिए नीट एग्जाम देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप नीट एग्जाम नहीं देते तो आप इंडिया में एमबीबीएस और एमडीएस जैसे बड़े बड़े कोर्स नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर आपको नीट एग्जाम देना अनिवार्य होता है। और विजय थलापति ने मांग की है कि ये सभी कोर्स नीट एग्जाम के अंकों के बजाय 12th क्लास के अंकों के आधार पर कराने चाहिए। एक्चुअल में विजय थलापति का मानना है कि नीट एग्जाम में जो गरीब बच्चे हैं या जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर वे जो गाँव से आते हैं वे पीछे रह जाते हैं, उनको इस एग्जाम से नुकसान होता है। वे एमबीबीएस और एमडीएस जैसे बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बन पाते। और जो अमीर घराने के हैं उनके बारे में तो आपको पता ही है, उनके बारे में तो आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वे तो एक के बजाय कई कई कोचिंग लगाए रखते हैं। और एक और जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मुद्दा नीट एग्ज़ाम के लीक होने का भी हो सकता है। बट यहाँ पर फिलहाल विजय थलापति का यही मानना है कि नीट एग्जाम से गरीब बच्चे जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है या फिर जो गाँव से आते हैं वे पीछे रह जाते हैं। इस एग्जाम की वजह से उनको नुकसान होता है। इसीलिए जिन कोर्स को करने के लिए नीट एग्जाम देना ज़रूरी होता है वे सभी कोर्स 12th क्लास के बाद बच्चे कर सकते हैं। इस तरह की विजय थलापति ने केंद्र सरकार से अपने राज्य के लिए मांग की है। फिलहाल ये विजय थलापति की एक मांग है। अब केंद्र सरकार इस मांग को मानती है या नहीं, वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब आपको मिडिल ईस्ट की तरफ ले चलता हूँ। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के शहीद आयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार अब 4 जुलाई को होना जा रहा है और 9 जुलाई को उनको मशहद में दफनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार अब से 3 महीने पहले यानी मार्च में निर्धारित किया गया था, लेकिन इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण इसको रोक दिया गया। और अभी हाल ही में तेहरान के अंदर 4 जुलाई को 3 दिन तक के लिए आयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार शुरू होगा और फिर उसके बाद 7 जुलाई को ईरान के अंदर एक और शहर है कोम, वहां पर ये अंतिम संस्कार मनाया जाएगा। फिर उसके बाद 9 जुलाई को आयतुल्ला अली खामेनी को मशहद में दफनाया जाएगा। उधर जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों को हमला करके कत्ल कर दिया। अब इस हमले के बाद हमारे देश की ओपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि अमेरिका ने 3 भारतीयों की हत्या कर दी और अब भी मोदी सरकार को धमकाया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मोदी सरकार के विदेश मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन करना होगा, आदेशों का पालन न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश की ओपोजिशन पार्टी आगे कहा कि ये भाषा उस देश की है जिसने अभी अभी 3 भारतीयों की हत्या की है। इस भाषा में ना कोई संवेदना है, ना पश्चाताप है, ना ही माफी है। सबसे शर्मनाक तो ये है कि मोदी सरकार की विदेश मंत्री ये सुनती रहे और हो सकता है कि फोन पर यस सर भी कह रहे हो। कहाँ तक हमें अमेरिका से माफी की मांग करनी चाहिए थी, उल्टा अमेरिका हमें ही हड़का रहा है। आज अमेरिका की इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी पूरी तरह से कम्प्रोमाइज्ड है। मोदी की इस कमजोरी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। ये बात कही इंडियन नेशनल कांग्रेस ओपोजिशन ने। यानी यहाँ पर हमारे देश की ओपोजिशन पार्टी ने साहब कहा कि हमारे देश के 3 नागरिकों को अमेरिका द्वारा कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने एक सिंगल ट्वीट तक नहीं किया। मोदी सरकार पूरी तरह खामोश है। और हद तो तब हो गई कि अमेरिका ने हमारे 3 नागरिकों को कत्ल करने के बाद ये कहा कि अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन तुम्हें करना होगा, आदेशों का पालन ना करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी ये भाषा उन्होंने यूज की। इस भाषा में ना ही तो कोई संवेदना है, ना ही तो कोई माफी है और ना ही इनको किसी तरह का कोई एहसास हुआ। वैसे तुम अमेरिका से क्या होप रखते थे? क्या अमेरिका हमसे माफी मांग लेता? अबे जिसने ईरान के ऊपर हमले में पहले दिन 160 बच्चे को कत्ल कर दिया हो, जिसके हथियारों की वजह से पूरा गाजा खंडर में तब्दील हो गया, लाखों लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया, क्या वो हमारे 3 भाइयों के मरने से हमसे माफी मांग लेता? वहीं टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के अंदर जब से सीज फायर हुआ और लेबनान के अंदर जब से सीज फायर हुआ, इजराइल ने कितनी बार वायलेशन किया इसको देखिए। इजराइल हैज़ वायलेटेड गाजा सीज फायर 3200 प्लस टाइम्स सिंस अक्टूबर 2025।
यानी अक्टूबर 2025 से जब से गाज़ा के अंदर सीज फायर हुआ है तब से लेकर इसराइल ने गाज़ा के अंदर तकरीबन 3200 से ज़्यादा बार वायलेशन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में गाज़ा के अंदर 985 लोग कत्ल कर दिए गए और 3000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए और तकरीबन 83 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो इसराइल अरेस्ट करके अपने देश में ले जाता है ना, जो जेलों में बंद कर देता है, इनके साथ इसराइल वो सलूक करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसराइली हमलों में गाज़ा के लोग जो शहीद हो जाते हैं वे तो शहीद हो जाते हैं, लेकिन जिनको इसराइल पकड़कर अपने अंदर जेलों में बंद कर देता है उनके साथ इसराइल ऐसा सलूक करता है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। एक रिपोर्ट हिजबुल्लाह की तरफ से भी आई है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 2 इजरायली जमीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया और दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों, वाहनों और ठिकानों को निशाना बनाकर 19 हमले किए। यानी अभी हाल ही में इसराइल ने लेबनान के अंदर 2 बार जमीनी घुसपैठ की हरकत की। 2 बार लेबनान के अंदर जमीनी घुसपैठ करनी चाहिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसराइल को दोनों बार नाकाम कर दिया और इसराइल पर तकरीबन 19 बार हिजबुल्लाह ने हमले किए। आइए अब जो ईरान अमेरिका के बीच जो बातचीत होने वाली है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा था कि कल यानी कि आज ईरान के साथ हमारी बातचीत हो जाएगी, डील हो जाएगी, और आज भी कहा कि हम ईरान के साथ डील करने में बेहद करीब है। शहबाज शरीफ की तरफ से भी कुछ इसी तरह की चीज़ें कही गई है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं की गई कि हाँ वाकई आज ईरान अमेरिका के साथ बात करेगा, डील करेगा और उस टाइम करेगा। दरअसल यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईरान की तरफ से फिर से उसी तरह की चीज़ें निकल कर आ रही है जिस तरह ईरान ने पहली बार अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रखी थी कि हमारे पास जो यूरेनियम है वो ईरान से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे और परमाणु की बात बाद में करेंगे, पहले तुम हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाओ, प्रतिबंध हटाओ और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे। इस तरह की चीज़ें बेसिकली है जो चल रही है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बनेगी कि ईरान कहेगा कि लेबनान के अंदर भी सीज फायर होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसे आ रही है कि इस बार अमेरिका शायद लेबनान को सीज फायर में शामिल ना गए, क्योंकि मैंने आपको पिछली कई बार ये बात बताई है कि इसराइल जो चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को वही चीज़ करनी पड़ती है। पिछली बार लेबनान को इन लोगों ने सीज फायर में शामिल किया था, लेकिन उसके बावजूद लेबनान के ऊपर इसराइल के हमले पहले से ज़्यादा बढ़ गए थे। और इस बार भी अगर अमेरिका ने कैसे भी करके लेबनान को सीज फायर में शामिल कर लिया तो शायद इसराइल तब भी लेबनान के ऊपर अपने हमले जारी रखेगा। लेकिन अगर इसराइल लेबनान पर अपने हमले जारी रखता है तो शायद ईरान अमेरिका की ये शर्त ना मान सके, ये डील ना हो सके। और अगर ईरान के अधिकारी मान भी ले तो ईरान की जनता ये डील कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि आपको याद होगा जब लेबनान के ऊपर इसराइल के हमले बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे तो उस वक्त ईरान के अंदर ईरान की जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमको ऐसा सीज फायर नहीं चाहिए जिसमें हमारे भाई, हमारे लेबनीज भाइयों के ऊपर हमले हो रही है और हम यहाँ पर सुकून से बैठे। इसीलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ इसराइल का जो एजेंडा है वो यही है कि वो लेबनान के ऊपर अपने हमलों को जारी रखेगा, क्योंकि उसका मकसद है ग्रेटर इसराइल बनाना। सबसे पहला हदफ गाज़ा है। गाज़ा के तकरीबन 70% हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद इसराइल का अगला टारगेट लेबनान है। लेबनान के ऊपर इसराइल के हमले लगातार जारी है। वैसे लेबनान के कुछ हिस्से पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर IDF के साथ बहुत ही हिम्मत से लड़ रहा है, वरना अब तक लेबनान के अंदर एक बहुत बड़े हिस्से पर इसराइल कब्जा कर चुका होता, क्योंकि लेबनान की सरकार कोई इसराइल के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। फिलहाल जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सीज फायर में लेबनान शामिल हो या ना हो, लेकिन इसराइल अपने हमले लेबनान के ऊपर जारी रखेगा। और अगर ऐसा हुआ तो देखने वाली बात होगी कि ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर से किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।